माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सर्विस टीचर्स के संबंध में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मैंडेटरी को लेकर के जो जजमेंट दिया गया है कि 2 साल के अंदर अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद से ये मामला रिव्यू पिटीशन के तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत सारे पहले के खुद के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध कर रहा है। जैसे कि आर्टिकल 21 जिसके अंतर्गत आजीविका का साधन जुटाने का मौलिक अधिकार है, मतलब कि इन सर्विस टीचर्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी सर्विस में हैं और नौकरी पेशा हैं, उनको सैलरी मिल रही है और वो आजीविका के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस सैलरी से, तो उनकी इस सैलरी को ख़त्म नहीं किया जा सकता और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका ध्यान नहीं दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जजमेंट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है वो भविष्य से लागू करती है। जिस दिन जजमेंट दिया गया उस दिन से आगे प्रभावी होता है। पास्ट में जा करके कैसे कोई टेट कर लेता, क्योंकि उस समय टेट था ही नहीं। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो दावे किए जा रहे हैं कि ये जो जजमेंट है वो बदल जाएगा, बहुत सारे इसके संबंध में ऑलरेडी जजमेंट है और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप भी इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है और सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से आपके सभी भ्रम टूट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आजीविका का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 19 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय या फिर आजीविका का साधन जुटाने के लिए वो हकदार है और वो उसका मौलिक अधिकार रहेगा। लेकिन इसी के साथ जब आप आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो आपको आर्टिकल 21A को भी ध्यान रखना होगा, जहां पर 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। अब जब बीएड के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो क्या ऐसे इन सर्विस टीचर जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे और कुछ एक राज्यों में उनको निकाला गया, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आर्टिकल 21 का ध्यान नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। उस समय भी ये सवाल उठ रहा था कि इन सर्विस जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको अगर बाहर निकाला जाता है तो उनके लिए भी आजीविका के साधन जुटाने जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 21A जो है ये ऊपर है इस 19 से। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं की जाएगी बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाएगी। और अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी सारी उसने हासिल नहीं की है, तो ये 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बच्चों के आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से उन्होंने 21 से भी ऊपर 21A को ऊपर रखा आर्टिकल 19 से। यानी कि सीधे तौर पर यह समझिए कि जो आजीविका का मौलिक अधिकार है वो उससे भी ऊपर 21A है। इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक में अपात्र घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सारी एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई जजमेंट आता है तो वो भविष्य से लागू होता है, पास्ट से लागू नहीं होगा। तो ये जो जजमेंट दिया गया है वो पास्ट से क्यों लागू किया गया है? क्योंकि पास्ट में तो टेट था ही नहीं। 2009 में जब आरटी एक्ट आता है और उसके बाद से जब प्रभावी होता है 1 अप्रैल 2010 से, और पहली बार अधिसूचना एनसीटी के माध्यम से 23 अगस्त 2010 को जारी की जाती है, उससे पहले टेट नहीं था, तो कैसे कोई टेट क्वालिफाई कर सकता है और इस फैसले को पास्ट से कैसे लागू किया जा सकता है? इस जजमेंट को आप ऐसे समझिए कि आर्टिकल 21A जो है बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसका लगातार उल्लंघन होता रहेगा अगर ये एलिजिबिलिटी हासिल नहीं की जाती है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये लगातार उल्लंघन हो रहा है, और पास्ट में चूंकि उस तरीके का नियम नहीं था तो अब इसको पास्ट से कैसे लागू किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको समझना यह है कि अगर ये सारी एलिजिबिलिटी हासिल नहीं करते हैं जो आज की वर्तमान है, आज की वर्तमान कहने का मतलब कि वो बीएड डीएलएड होने चाहिए, साथ ही साथ टेट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आज के हिसाब से
एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से वो एलिजिबिलिटी हासिल नहीं कर रहे हैं, और अगर वो इन सर्विस हैं मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब कि आज भी बच्चों के आर्टिकल 21 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक तरीके से ट्रेंड नहीं है या फिर वो एलिजिबिलिटी हासिल नहीं किए हुए हैं जो कि एक शिक्षक के तौर पर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चूंकि पास्ट में वो नियम शर्त थी तो आज उसको कैसे लागू किया जा सकता है? मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले अगर जो नियम था उस नियम के अंतर्गत वो शिक्षक चयनित होकर के आ रहा है, तो आज ये कैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड के संदर्भ में फैसला दिया तो सीधे तौर पर यह कहा कि जजमेंट के दिन से 11 अगस्त 2023 को बीएड को अपात्र घोषित किया गया था, और उस जजमेंट के दिन से कोई भी नया बीएड प्राथमिक में शामिल नहीं हो सकता। और पहले जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको उन्होंने राहत दे दी, लेकिन फिर भी एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एलिजिबिलिटी हासिल करने का मतलब कि 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स उनका कंप्लीट कराना है उसके संबंध में एनसीटी को डायरेक्शन दिया कि आप 1 साल के अंदर इनका कोर्स लॉन्च करके इनको कंप्लीट ट्रेनिंग दिला करके जल्द से जल्द ये प्रक्रिया कर लीजिए ताकि बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। मतलब कि वहां पर जो ऑलरेडी जजमेंट से पहले ज्वाइन कर चुके थे उनके लिए भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, 6 से 14 साल के बच्चे का आर्टिकल 21 का वायलेशन ना हो, इसलिए उनको भी ट्रेनिंग दिलाने के लिए कंपलसरी कर दिया और एनसीटी को डायरेक्शन दे दिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत भी दी है तो उसमें भी राहत 21A का वायलेशन नहीं होने दिया है, वहां पर भी उनको सारी एलिजिबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी जो बीएड ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। और ये भर्तियों का जो नोटिफिकेशन था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले ही जारी हो चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है कि किसी भी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसी के आधार पर, शर्तों के आधार पर भर्ती कंप्लीट होगी। कोई भी नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ या फिर खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता। तो खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता। बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिसमें बीएड को ज्वाइनिंग बाद में मिली थी, उन बीएड कैंडिडेट को भी बाहर निकाल दिया गया जबकि नोटिफिकेशन पहले का था। क्यों? क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग डेट जो थी वो 11 अगस्त 2023 के बाद की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जजमेंट के बाद तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर सकता, हम केवल उन्हीं बीएड कैंडिडेट को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं जो कि हमारे जजमेंट से पहले ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनको भी सारी एलिजिबिलिटी हासिल करनी होगी, 21A का वायलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जो इन सर्विस टीचर हैं, चाहे आप कभी के भी ज्वाइन क्यों ना किए हों, आप बच्चों के आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपको सारी एलिजिबिलिटी हासिल करनी होगी, चाहे वो आज का ही नियम क्यों ना हो, भले ही आज से 20 साल 25 साल पहले आप ज्वाइन क्यों ना कर लिए हो, आज के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी हासिल करनी होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, कुछ लोगों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि 3 अगस्त 2017 को जो एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार के द्वारा जो सभी राज्य के सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया था मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने के संबंध में 31 मार्च 2019 तक, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था जो सेक्शन 23(2) है आरटी एक्ट का, उसके आधार पर 31 मार्च 2019 तक सभी मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी हासिल करनी थी। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये केवल और केवल जो NIOS के माध्यम से जो ट्रेनिंग कंप्लीट कराई गई थी उसके बारे में ये पत्र था। यहाँ पर कहीं पर भी टेट का जिक्र नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट एक तरीके से जो संशोधन किया गया उसके आधार पर जो आया हुआ है उसमें तो टेट की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर इस पत्र में यहाँ पर 31 मार्च 2019 तक NIOS के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलाने की बात की गई है, लेकिन जब संशोधन किया गया उस संशोधन का राजपत्र जब आप देखेंगे तब जाकर के चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, ये जो पार्लियामेंट से संशोधन किया गया उसका राजपत्र देख सकते हैं, 10 अगस्त 2017 को ये प्रकाशित किया गया था। और इस प्रकाशन में ये बताया गया कि जो आरटी एक्ट 2009 का सेक्शन 23(2) है उसको संशोधित कर दिया गया। और अब संशोधित करके ये कर दिया गया है कि देखिए, फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015 हु डज नॉट पॉसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन अंडर सब सेक्शन 1 शैल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट 2017। यानी इस अमेंडमेंट, इस संशोधन को जब प्रकाशित किया जाएगा और जब से इसे प्रभावी किया गया, प्रभावी कब से किया गया? 31 मार्च 2015 से तक, मतलब 31 मार्च 2015 तक जो पोजीशन में आ चुके थे या फिर जो अपॉइंट हो चुके थे उन सभी के लिए ये संशोधन किया गया 23(2) में
कि 23/2 का संशोधन करके ये कर दिया गया कि अब सारे टीचर्स को जो इस डेट तक अपॉइंट हो चुके थे उनको जो सब सेक्शन 1 है, 23 का सब सेक्शन 1 है, उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है उसको आपको हासिल करना होगा। ध्यान से समझिएगा। अब इस संशोधन को समझने के लिए आपको आरटी एक्ट पर चलना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेक्शन का जिक्र किया है वो 23 के सब सेक्शन 1 और 2 का जिक्र किया है। अब जो संशोधन किया गया 2017 में, इसी को संशोधन कर दिया गया और इसमें पहले क्या था और अब क्या हो गया इसको समझिए। सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में पहले ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया था कि अगर किसी भी राज्य में सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, अगर वो नहीं है जो सब सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है मिनिमम क्वालिफिकेशन को कम करने के लिए। इसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी में कई बार बीएड को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश में, जैसे 72,825 में बीएड शामिल था, लेकिन उसके बाद जाकर के गजट नोटिफिकेशन आया था 2018 में बीएड को शामिल करने के पहले के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले 2011-12 की भर्ती में उत्तर प्रदेश में बीएड शामिल कैसे हो गया? तो इसी सेक्शन का प्रयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हमारे यहाँ जितनी पदों की भर्ती होने जा रही है उतनी सफिशिएंट मात्रा में डीएलएड वाले अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें परमिशन दीजिए कि बीएड वाले को हम इसमें अलाउ करें। और इसी के तहत बीएड को इसमें अलाउ किया गया, लेकिन वो बीएड को जो सेक्शन 1 में मेंशन किया गया मिनिमम एलिजिबिलिटी उसको हासिल करना था, और इसीलिए बाद में जाकर के उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बीएड कैंडिडेट के लिए। तो इसी आर्टिकल में संशोधन किया गया है कि अब ये कर दिया गया है कि ये वाला अब चीज़ नहीं चलेगा, मतलब कि जो पहले छूट दे दी जाती थी वो अब छूट नहीं चलेगी, बल्कि 31 मार्च 2015 तक जो भी ज्वाइन कर चुके हैं उनको सेक्शन 1 में जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको हासिल करना होगा। सेक्शन 1 क्या कहता है देखिए, एनी पर्सन possessing such minimum qualification as laid down by the academic authority by the central government by notification shall be eligible for appointment as teacher। यानी कि ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना करके ऑथराइज किया हुआ है, यानी कि आज के डेट में कौन सी है, एनसीटी संस्था, उनके द्वारा जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी तय की गई है वही अभ्यर्थी शिक्षक बनने की योग्यता रखेगा। मतलब कि ये जो लोअर डाउन करने वाला था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा ये कह दिया गया कि 2015 तक जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको सब सेक्शन 1 में जो भी एलिजिबिलिटी लिखी गई है उन सबको एलिजिबिलिटी को हासिल करना जरूरी है। 23(1) के अंतर्गत जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके संबंध में एनसीटी के द्वारा 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें 1 से 8 तक की योग्यता क्या होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 1 से 5 के लिए योग्यता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी प्रशिक्षण के बारे में लिखा गया है, जो आपका डीएलएड होता है उसके बारे में मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए और लिखा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। ध्यान से समझ लीजिए, यानी कि आपका ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास और करके लिखा गया कि टीईटी आपके पास होना चाहिए। अब जो पहले से ट्रेनिंग नहीं थे, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कराई गई, चाहे आप एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से किए हों या फिर बीएड होंगे तो ब्रिज कोर्स किए होंगे 6 माह का। तो आप समझिए कि चूंकि 31 मार्च 2015 तक जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, सिस्टम में आ चुके थे, उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कराई गई। क्यों? क्योंकि वो संसद से आरटी एक्ट में संशोधन कर दिया गया। तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए तो ये वाली एलिजिबिलिटी आपने हासिल की, केवल ये वाली ऊपर वाली जो एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड है तो 6 माह का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी आपने हासिल की। लेकिन ये वाला जो एलिजिबिलिटी है टीईटी वाला, वो आज तक आप हासिल नहीं किए थे, और चूंकि संसद से उसमें संशोधन किया जा चुका है इसलिए आपके लिए मैंडेटरी हो गया कि ये जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपको हासिल करना पड़ेगा। और अगर आप हासिल किए बिना बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के आर्टिकल 21A का, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप टीटी नहीं है इसका मतलब सारी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, यानी कि आप योग्य नहीं है। योग्य कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैपेबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जो मानक तय किया गया है एनसीटी के द्वारा उसके आधार पर आप योग्य नहीं है। जैसे बीएड को जब प्राथमिक से निकाला गया तो क्या बीएड प्राइमरी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे? बिल्कुल पढ़ा सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो सारी एलिजिबिलिटी नहीं रख रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि जब आज के डेट में शिक्षा मित्र या फिर कोई भी ऐसा
असिस्टेंट टीचर जो कि प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में पढ़ा रहा है और अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं है, इसका मतलब कि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से, जो कि संसद से, पार्लियामेंट से वो कानून बन करके संशोधित होकर के आया कि आपको 23(1) में जो भी मेंशन किया है वो हासिल करना है। अगर आप हासिल नहीं किए हैं, इसका मतलब कि सारी एलिजिबिलिटी आप नहीं रखते हैं, और अगर एलिजिबल नहीं है इसका मतलब आप अयोग्य हैं उस सेक्शन में या फिर उस कैडर में पढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप कोरिलेट करके समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से जब 6 से 8 में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बातें मेंशन की गई हैं। देखिए वहाँ पर भी और करके आपसे मांगा गया है, टीईटी मांगा गया है अपर प्राइमरी का, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो प्राइमरी की बात हो या फिर अपर प्राइमरी की बात हो, दोनों में टीईटी अनिवार्य है, क्योंकि ये पहले इस आरटी एक्ट में जरूर मेंशन किया गया था कि उन लोगों को यहाँ से छूट दी जाएगी जो कि 2001 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया था, देखिए 3 सितंबर 2001 से पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन चूंकि बाद में उसको संशोधन किया जा चुका है, ये तो आप देख रहे हैं कौन सा नोटिफिकेशन 2009 के आधार पर आरटी एक्ट 2009 जो प्रकाशित हुआ एलिजिबिलिटी पहली बार 2010 में, इस नोटिफिकेशन को भी कई बार संशोधन किया जा चुका है। 2011 में इसका संशोधन हो चुका है। इसके बाद से लेटेस्ट वाला जो संशोधन हुआ वो 2017 से 23(2) में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत सारी छूट जो दी गई थी वो सारी छूट को एक झटके में वापस ले ली गई और सारी एलिजिबिलिटी आपको हासिल करने के लिए बोल दिया गया। आप ये सोचिए कि आपको ट्रेनिंग क्यों दिलाया गया। अगर आप पहले से ट्रेन नहीं थे तो आपको ट्रेनिंग क्यों दिलाया गया, क्योंकि 23(1) के अंतर्गत सारी एलिजिबिलिटी आपको हासिल करनी थी। तो ट्रेनिंग तो आपने कंप्लीट कर लिया, ट्रेनिंग के साथ साथ आपके पास टीईटी होना चाहिए। तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन टीईटी पास नहीं करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सारी एलिजिबिलिटी हासिल करनी है, क्योंकि संसद से उसमें कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो अपनी तरफ से नहीं दिया है, बल्कि जो जजमेंट ऑलरेडी, जो संशोधन ऑलरेडी हो चुका है उसके आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि उसमें टेट का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में ये जिक्र किया हुआ है कि टेट अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि 23(1) में केवल ट्रेनिंग की बात नहीं की गई है बल्कि टेट की भी बात की गई है। और 2017 में जो संशोधन किया गया उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि 23(1) में जो भी मेंशन किया गया वो आपको हासिल करना है। 23(1) में ट्रेनिंग भी है और टीईटी भी है। ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया एनआईओएस के माध्यम से, अब टीईटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर कॉपी के पेज नंबर 44 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 68 नंबर का पैराग्राफ लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर पार्लियामेंट के द्वारा जो संशोधन किया गया उसके बारे में जिक्र किया गया। देखिए, द पार्लियामेंट देयरफॉर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स अपॉइंटेड इन सर्विस प्रायर टू 31 मार्च 2015 एंड हु हैड नॉट अटेंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग द टेट टू एक्वायर द सेड नोटिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट दिस एंड दिस। यानी कि जो कहा गया कि 23(1) में जो भी मेंशन है उसको आपको हासिल करना है इस डेट तक जो भी ज्वाइन कर चुके होंगे। अब इस डेट तक जो भी ज्वाइन कर चुके होंगे इसका मतलब ये हो गया कि आरटी एक्ट से पहले की भी बात की जा रही है, यानी इस डेट तक जो भी ज्वाइन किए हुए हैं आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कराया गया ना उस पार्लियामेंट संशोधन के आधार पर। आपने एनआईओएस डीएलएड किया होगा या फिर ब्रिज कोर्स किया होगा, तो भले ही आपने पहले क्यों ना ज्वाइन किया हो, आपने तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के ये कर रही है कि जो संशोधन 2017 में किया गया उसमें 23(1) में जो भी मेंशन है वो सब कुछ एलिजिबिलिटी आपको हासिल करना है। तो 23(1) में सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं की गई है, वहां पर टेट की भी बात की गई है। और इसी को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंक्लूडिंग टेट आपको ये मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करनी ही होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि नियम खेल के बीच में कैसे बदल सकता है, कि हमारी अपॉइंटमेंट तो 2001 से पहले हुई है, उस समय ऐसा कुछ नियम ही नहीं था, तो अब कैसे लागू हो सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप बिना एलिजिबिलिटी को हासिल किए हुए पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों के आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है और वो आपकी आजीविका के मौलिक अधिकार से भी ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया हुआ है। चाहे बीएड वाला मामला ले लीजिए या फिर ये वाला मामला ले लीजिए, क्योंकि आप जिस मुद्दे को लेकर के सोच रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने में इस सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रख चुकी है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दिया है, तो आपको चीज़ों की गहनता को समझना होगा। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको उकसाया जा रहा है कि ये जजमेंट बदल जाएगा या फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, बहुत बारीकी से आपको समझना होगा कि क्या चीज़ें हैं आपके लिए, क्योंकि आप के लिए जजमेंट बदलना या ना बदलना मायने नहीं रखता, आपके लिए समय मायने रखता है। 2 साल का जो समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टेट में शामिल होने के लिए, तो टेट में शामिल होकर के आप अपना टेट क्वालिफाई कर लीजिए। अगर इन बेवजह और बेफिजूल की बातों में आप उलझे रहेंगे तो 2 साल में टेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद से कोई भी हो सकता है अगर जजमेंट में परिवर्तन ना हो तो आपको जबरदस्ती रिटायर भी कर दिया जाएगा। एक बार जल्दी से मैं जजमेंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2 कैटेगरी बनाई है, केवल 2 कैटेगरी। आप कब के ज्वाइन है उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है, और ये 5 साल कब से काउंट किया जाएगा, जब इन्होंने अपना जजमेंट दिया, यानी 1 सितंबर 2025 से। तो 1 सितंबर 2025 से आप देख लीजिए, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है तो उनको टेट से राहत दी गई है, उनको टेट से राहत दी गई है। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो फिर उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी हो गई जिनकी केवल 5 साल से कम सर्विस बची हुई है, जिनकी केवल 5 साल से कम सर्विस बची हुई है तो वो अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं बिना टेट क्वालिफाई किए हुए, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिनका 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है। तो 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है, इसमें सारे लोग आ गए, चाहे आप 2001 से पहले ज्वाइन किए हो, 2001 से 2009 के बीच में ज्वाइन किए हो, या फिर 2009 के बाद ज्वाइन किए हो, कभी के भी ज्वाइन किए हो, आपके लिए टेट मैंडेटरी है अपनी नौकरी को बचाने के लिए। प्रमोशन के लिए तो है ही है, आप जिस भी कैडर में होंगे, प्राइमरी में होंगे तो प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी में होंगे तो अपर प्राइमरी में, जिस भी कैडर में आप हैं, आपको आपकी नौकरी बचाने के लिए टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है। और उसके लिए 2 साल का ही समय दिया गया है, 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो सीधे तौर पर आपको आपकी सर्विस को क्विट करना पड़ेगा खुद से। अगर नहीं करते हैं तो कंपल्सरी रिटायरमेंट आपको दे दिया जाएगा, जबरदस्ती आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट थे कि हमारा पहले का है और नियम कैसे बदले जा सकते हैं बाद में जाकर के, वो चीज़ें आपके सारी स्पष्ट हो चुके होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर सारी एलिजिबिलिटी हासिल के बिना अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, यानी बच्चों के मौलिक अधिकार 21A का लगातार वायलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए ये जजमेंट दिया है कि RT एक्ट से पहले वाले या फिर जो भी हों सबको टेट क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि संसद से जो RT एक्ट है उसके सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में परिवर्तन किया जा चुका है ऑलरेडी, और उसी परिवर्तन के आधार पर यह जजमेंट आया हुआ है। तो बहुत कम संभावना है इस जजमेंट की बदलने की, और एज ए इन सर्विस टीचर आपके लिए यही सबसे बेहतर उपाय है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अन्यथा की कंडीशन में भविष्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी फैसिलिटी खत्म कर दी जाएगी। आपका जो भी पेंशन अगर बन रहा होगा 2004 से पहले अगर आपने ज्वाइन किए होंगे और OPS में होंगे तो वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन फाइनेंशियली इसका बहुत बड़ा लॉस देखने को आपको मिलेगा। क्या लॉस होगा? जैसे कि हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता है। जब भी पे कमीशन लागू होता है तो सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा होता है, और जो आपकी लास्ट सैलरी होती है जो बेसिक होती है उसी के आधार पर आपका पेंशन तय हो रहा होता है। मान लीजिए कि 2 साल का समय आपको मिला और 5 साल से ज़्यादा सर्विस आपकी बची हुई है। इन 2 साल में आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया, और अगर आपकी 5 साल से ज़्यादा 7 साल 8 साल 10 साल सर्विस बची हुई है, और इन आने वाले 10 सालों में अगर आपका एक भी पे कमीशन लगा तो आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपका बेसिक भी बढ़ जाता है। तो जब बेसिक बढ़ेगा तो आपका पेंशन जो है वो अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो इन 2 वर्षों का लाभ उठाते हुए हर हाल में टेट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियली तो आपको लॉस होगा ही होगा, साथ ही साथ मेंटली प्रेशर में भी आप रहेंगे। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि आंदोलन करके या फिर इस तरीके से कैसे भी करके जजमेंट बदल जाएगा या फिर रिव्यू पिटिशन बदल जाएगा, संभावनाएं बहुत कम हैं, बहुत कम संभावनाएं हैं इस जजमेंट के बदलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि मौलिक अधिकार, वो भी बच्चों के मौलिक अधिकार का की बात है, और उसके आधार पर ये जजमेंट दिया गया। तो बहुत कम संभावना है जजमेंट बदलने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।